विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के विषय के एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ जिसका शीर्षक है भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं और पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हैं, भारत का संविधान अलौकिक संविधान है और जिसको पूरी दुनिया में बड़ी श्रद्धा के साथ देखा जाता है। इसका कारण यह है कि यह अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं को समेटे हुए है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा हम पहले करेंगे। जैसे ये बोर्ड पर मैंने लिखा है, इसकी पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारा संविधान है वह जनता द्वारा निर्मित है और सभी शक्तियां जनता में निहित हैं। तो भारत का संविधान जो है वह संपूर्ण शक्तियों को समेटे हुए है। हमारे राष्ट्र का कोई भी पद संविधान से ही अधिकार ग्रहण करता है और संविधान से ही उन अधिकारों का प्रयोग करता है। इसलिए इसको कहा गया है कि हमारा भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसकी जो दूसरी विशेषता है वह यह है कि संविधान में हमने पहले प्रस्तावना लिखी है। प्रस्तावना का अर्थ होता है कि इस संविधान से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, इस संविधान में हम कौन कौन सी बातें रखने जा रहे हैं। आप सबकी पुस्तकों के पिछले पृष्ठ पर आप देखेंगे तो प्रस्तावना लिखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्षवादी, समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए। तो जो प्रमुख हमारे संविधान की विशेषताएं हैं वह प्रस्तावना में भी प्रकट कर दी गई हैं। प्रस्तावना हमारे संविधान की मूल भावना को इंगित करती है कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो ये प्रस्तावना पहले इसीलिए लिखी गई है कि जिससे संविधान पढ़ने से पहले हम उसके उद्देश्यों को अच्छी तरह से जान लें। तीसरा, विशाल संविधान। भारत का संविधान बहुत विशाल संविधान है। यदि आपने जानकारी रखी हो तो जो ब्रिटेन का संविधान है बहुत छोटा संविधान है। वहाँ की जो व्यवस्था है वो परंपराओं पर आधारित है, परंपराओं से चलती है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने महत्वपूर्ण बातों को लिखने का प्रयास किया है। बहुत लंबी चर्चा होने के बाद में उसका निर्माण हुआ है। तो बहुत विशाल संविधान है जिसमें समय समय पर बहुत सारे अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ है और इसका विशाल आकार के हमको ये लाभ हैं कि ज़्यादातर बातें क्लियर हैं। चौथी जो विशेषता है वह है संसदीय शासन व्यवस्था। दुनिया में जितने भी लोकतंत्र के स्वरूप हैं वहाँ विभिन्न प्रकार की व्यवस्था हैं, जैसे जिनको अपन बांट सकते हैं संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। जब संसदीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वह ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के अधिक निकट है। जिस प्रकार से वहाँ पे संसद के 2 सदन हैं, उसी प्रकार से हमारे संसद के 2 सदन हैं। हमारे यहाँ यद्यपि संविधान की सर्वोच्चता के साथ साथ में संसद को भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो ज़्यादा निकटतम है वह है संसदीय शासन। 5वां, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। ये किसी भी देश के नागरिकों के लिए जरूरी है कि वह सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहता है तो उसके देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाए। तो हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक को, भारत में रहने वाला जो नागरिक है वह 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। उनकी आप बिंदुवार, अधिकारवार व्याख्या आप आगे के उसमें वक्तव्य में सुनेंगे, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हमारे संविधान में एक और बात कही गई है, अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के लिए कर्तव्य भी निर्धारित किए गए। जब हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हम संपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो संविधान हमसे अपेक्षा रखता है कि नागरिक होने के नाते हम अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। इस राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है
और अपने जो शहीदों के प्रति सम्मान है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान है, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो छठे नंबर की विशेषता है वह है नीति निर्देशक तत्व। यहाँ आपको एक बात समझ लेना जरूरी है कि 3 बहुत स्पष्ट बिंदु है। एक मौलिक अधिकार है, एक कर्तव्य है और एक नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्वों को अपन कह सकते हैं ये संविधान की ओर से जो हमारा शासन है, जो हमारी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के नीति निर्माता हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह नीति बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखे। उनको कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। उनमें बहुत सारे, जैसे शिक्षा का अधिकार आया है, वो इसी बिंदु के तहत आया है। उसमें कहा गया है कि सरकार 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे, और बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए। तो क्योंकि हमने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रखी है, तो लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ज़रूरी है कि शासन कुछ स्पष्ट बिंदुओं का ध्यान रखे, जिससे समाज के प्रत्येक तबके को उसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।